अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम खुरम है फ्राम स्टार्स हेड ऑफिस लाहौर। और आपको पता है कि हमने 7 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं मैथमेटिक्स के। आज हमने चैप्टर नंबर 8 पढ़ना है, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनॉमियल्स। देखिए, 2 टॉपिक है इस चैप्टर में से, बहुत लेंथी चैप्टर नहीं है। आपको डिफिकल्टी इस वजह से लगता होगा कि आपने एफएससी में ठीक तरह से नहीं पढ़ा हुआ। इस चीज का मैं ख्याल रखूंगा कि आपने एफएससी में इसे नहीं सही तरह से पढ़ा हुआ। चैप्टर आपको आ जाएगा, अभी सारा आपको क्लियर हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं। 2 टॉपिक्स हैं। पहला है मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसकी 8.1 एक्सरसाइज है। 8.1 एक्सरसाइज में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दोनों को शॉर्टकट बता देता हूँ। एक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर उसको रिपीट करता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन, इसमें से कुछ डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जस्ट 8.1 से 2 तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। दोनों मैं आपको करवाता हूं। देखिए, पहली टाइप का क्वेश्चन ये आता है 1 + 5 + 9 प्लस अप टू सोन अप टू n टर्म्स, अप टू n। आपने बताना है कि ये किसके इक्वल है, n इंटू n-1। बीटा ऑप्शन है, ये मैं आपको शॉर्टकट पहले भी बता चुका हूं। सी ऑप्शन है n इंटू 2n+1। डेल्टा ऑप्शन है n इंटू n-1। ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन में बताना है कि इस सीरीज का सम किसके इक्वल है। मैंने पहले 6.11 में भी इसकी आपको शॉर्टकट दोबारा बता देता हूं। आपने जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें हमने n टर्म का सम बताना है, इसका शॉर्टकट ये है कि आपने पहले 2 टर्म्स को ऐड कर लेना है। 2 को ऐड कर लो, 3 को ऐड कर लो, आपकी मर्जी है, पहले बता चुका हूं। इन 2 टर्म्स को ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा 6। क्या आंसर आएगा? 6। जितनी टर्म्स को ऐड किया है उतनी n की वैल्यू सारी ऑप्शन में पुट करनी है। कितनी टर्म्स को ऐड किया है? 2 को, तो n की वैल्यू 2 सारी ऑप्शन में पुट कर दें। इसमें भी पुट कर दें, 2 इंटू ये 2 बन जाएगा। फिर इसमें भी n की वैल्यू पुट कर दें, 2 - 1 6। बीटा ऑप्शन पे आंसर मैच हो गया ये वाला, तो बीटा ही आपका करेक्ट आंसर है। तो n टर्म्स का सम निकालने का शॉर्टकट ये है कि आपने पहली 2 टर्म्स को ऐड करना है, आंसर लिख के रख लिया। फिर जितनी टर्म्स को ऐड किया, 2 टर्म्स को ऐड किया, तो n की वैल्यू 2 सारी ऑप्शन में पुट करनी है, जिसपे आंसर मैच हो जाए वही आपका आंसर होगा। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड टाइप का क्वेश्चन ऐसे आता है, बस 2 ही क्वेश्चन आते हैं इसमें से। इज डिविजिबल बाय, ये किससे डिविजिबल है? डिविजिबल बाय पूछा हो सकता है या फैक्टर पूछा हो सकता है। किससे ये डिविजिबल है जी? ऑप्शन है आपके पास 3, ऑप्शन है 7, ऑप्शन है 6, ऑप्शन है 4। तो इसका शॉर्टकट क्या है? बड़ी आसान बात है ये भी। आपने n की जगह पर 1 और 2 पुट कर देना, 2 वैल्यूज पुट कर देनी है। दो कोई भी 2 वैल्यूज पुट कर दे, आसान 1 और 2 पुट कर दे। ले जी, इसमें n की वैल्यू 1 पुट करो, आंसर आ जाएगा 3। फिर आप इसमें n की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 वैल्यूज n की पुट कर देनी, 1 और 2, 21। तो 2 आंसर्स आएंगे, एक 3 आया, दूसरा 21 आया। कौन सी ऑप्शन ऐसी है जो दोनों आंसर्स को डिवाइड कर रही है? तो अल्फा एक ऐसा आंसर है जो 3 को भी डिवाइड करे, 21 को भी, तो अल्फा ही आंसर होगा। तो अगर आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है, उसका तरीकाकार ये है कि आपने 2 टर्म्स को करना है ऐड। आपने क्या करना है, n की वैल्यू पहले 1 फिर 2 पुट करनी है। अगर आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है तो सबसे पहले आपने n की वैल्यू 1 पुट करनी है, फिर आपने n की वैल्यू 2 पुट करनी है। 2 आंसर्स आएंगे, वो ऑप्शन देख लो जो दोनों को डिवाइड करते हैं। 3 एक ऐसा आंसर है जो दोनों को डिवाइड करता है। 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे चलते हैं जी। तो ये था जी, आसान सी बात थी। बायनोमियल मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम का स्टार्ट हमने कर लिया। बायनोमियल मैथमेटिकल इंडक्शन में सिर्फ यही चीजें थी 2 जो मैंने आपको बता दी। अब आते हैं हम मेन अपने टॉपिक के ऊपर, जो है बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम से पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं बायनोमियल एक्सप्रेशन।
देखो a प्लस एक्स, इसमें दो टर्म्स हैं, एक एक्सप्रेशन लिखा जिसमें दो टर्म्स हैं, इस एक्सप्रेशन को कहते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर आप किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन की, ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, इसकी पावर n ले लो तो उसे एक्सपैंड करना है, ये बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है जी, कैसे एक्सपैंड करना है ये हमने सीखना है। एक और चीज बता दूं, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 7 में मैंने कम्बिनेशन पढ़ाया था एनसीआर, और मैंने ये भी बताया था कम्बिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं एनआर। तो याद रखिए कम्बिनेशन को आप एनसीआर या एनआर लिख सकते हैं। तो देखते हैं जी बाइनोमियल थ्योरम, पहले मैं पूरा बाइनोमियल थ्योरम सिखाऊंगा, उसके बाद मैं उसका शॉर्टकट भी सिखाऊंगा कि आप हर क्वेश्चन कर सकते हैं। ले जी देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपने n का कॉम्बिनेशन लिखना है 0 के साथ। बाइनोमियल थ्योरम सीख लें आप लोग, आसान है, ना भी आए तो कोई मसला नहीं है, मैं आप लोगों को शॉर्टकट बता दूंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन जो है एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन, नो इशू। और यूईटी के टेस्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है। सबसे पहले आपने n का कॉम्बिनेशन किसके साथ लिखना है, 0 के साथ। फिर फर्स्ट टर्म की पावर लिखनी है आपने n माइनस 0, फर्स्ट टर्म की पावर दोनों को माइनस करके लिखनी है। सेकंड टर्म की पावर लिखनी है ये नीचे वाला नंबर। ठीक है, अगली टर्म लिखनी है तो ध्यान से सुन ले, n का कॉम्बिनेशन किसके साथ लिखना है, फिर 1 के साथ। और जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर लिखनी है इन दोनों का डिफरेंस, दोनों को माइनस करके। और सेकंड की पावर क्या लिखनी है, ये नीचे वाला नंबर। ये बाइनोमियल थ्योरम है जी। अब अगली टर्म आप खुद से लिखें, जरा बैठे हुए हैं आप लोग। n का कॉम्बिनेशन किसके साथ, 2 के साथ। फर्स्ट टर्म की पावर क्या आएगी, n माइनस 2, दोनों को माइनस करके। सेकंड टर्म की पावर क्या आएगी, नीचे वाला नंबर। ठीक है, एंड प्लस अप टू सो ऑन। अगली टर्म क्या होगी लास्ट पे, n का कॉम्बिनेशन किसके साथ आएगा, n के साथ। n का कॉम्बिनेशन किसके साथ आ जाएगा, n के साथ। फर्स्ट टर्म की पावर क्या आएगी, दोनों का डिफरेंस। सेकंड टर्म की पावर क्या आएगी, नीचे वाला नंबर, नीचे वाला, सेकंड की पावर नीचे वाला, फर्स्ट दोनों को माइनस करके। ये है बाइनोमियल थ्योरम। इस बाइनोमियल थ्योरम में आप देखिए पॉइंट्स देखें, कुछ पॉइंट्स देखें इससे रिलेटेड। इस बाइनोमियल थ्योरम में जो n है ना, इसको इंडेक्स कहते हैं। इस बाइनोमियल थ्योरम में n को क्या कहते हैं, इंडेक्स। ये जो टोटल पावर है उसे क्या कहा जाता है, इंडेक्स। और याद रख लेना बाइनोमियल थ्योरम में n जो है हमेशा किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर। बाइनोमियल थ्योरम में n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। आई मीन बाइनोमियल थ्योरम में n जो होता है वो क्या होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। पहला सवाल इसमें से ये है जी, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। नंबर टू, अब मैं कुछ एग्जांपल्स करके दिखाता हूं, फिर मैं इससे रिलेटेड अब बहुत सारी चीजें बताऊंगा। देखिए, अगर आप a प्लस एक्स की पावर 1 करते हैं तो आंसर a प्लस एक्स ही आता है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अगर आप a प्लस एक्स की पावर 2 करते हो तो बताएं क्या आंसर आ जाएगा, a पावर 2 प्लस 2ax प्लस x पावर 2। अगर आप a प्लस एक्स की पावर 3 करते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर x प्लस 3ax स्क्वायर प्लस x क्यूब। अगर आप a प्लस एक्स की पावर 4 करते हो तो क्या एक्सपेंशन बनेगी, a पावर 4 प्लस 4a क्यूब x प्लस 6a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4ax क्यूब प्लस x पावर 4। तो ये आपने इस तरह से आप डिफरेंट पावर्स इसकी जो एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये पावर 1 एक्सपैंड की, इंडेक्स 1 है। पावर 2 एक्सपैंड की, इंडेक्स 2 है। पावर 3 एक्सपैंड की तो इंडेक्स 3 है। पावर 4 एक्सपैंड की है तो इंडेक्स 4 है। अब अगली ऑब्जर्वेशन देखिए, पहली ऑब्जर्वेशन ये बताइए, सेकंड ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं मैं इससे रिलेटेड, वो क्या है। देखो, पावर 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 बनी है। पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनी है, 3 है। पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 बनी है। तो यहां से याद रख लें, इस एक्सपेंशन में अगर आपने नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स वो कितनी होगी, इंडेक्स से एक ज्यादा होगी। जितना इंडेक्स होगा उससे नंबर ऑफ टर्म एक ज्यादा होगी। जैसे क्वेश्चन देखें,
द नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन है जी 1 माइनस 2x⁴। नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है जी, 14 होंगी, 13 होंगी, 15 होंगी या इनफाइनाइट होंगी। ये बड़ा आसान काम है। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी? देखो पावर कितनी है, इंडेक्स क्या है 14 है, तो नंबर ऑफ टर्म एक ज्यादा होगी, इंडेक्स से 15 होगी। तो पहला क्वेश्चन ये आसान सा इसमें से आता है कि नंबर ऑफ टर्म एक क्या होती है, ज्यादा। दूसरी इसमें से ऑब्जर्वेशन देखिए, पावर 4 है यहां पर टोटल इंडेक्स, तो यहां पर फर्स्ट टर्म की पावर क्या है 4 है, यहां पर फर्स्ट टर्म की पावर क्या है 3 है, यहां पर क्या है 2 है, यहां पर क्या है 1 है, यहां पर क्या होगी फर्स्ट टर्म की पावर 0। इसका मतलब है जब इसको एक्सपैंड करते हो ना, जो पहली टर्म की पावर है वो एक कम होती जाती है 0 तक। ये बात भी लिख लें। इसमें जब इसको एक्सपैंड किया जाता है बायनोमियल थ्योरम को, जो एक्सपोनेंट होता है ना किसका, ऑफ ए फर्स्ट टर्म में डिक्रीज करता है, ए का एक्सपोनेंट डिक्रीज करता है। कहां से कहां तक डिक्रीज करता है, फ्रॉम इंडेक्स n टू 0। जो फर्स्ट टर्म है वो पहले n-0 n-1 कम होता जाता है, कहां तक जाता है 0। अच्छा दूसरी बात, x देखो, x की पावर यहां पर 0 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर क्या है 4 है। यहां पर देखो x की पावर 0 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है। जो सेकंड टर्म है ना x, उसका एक्सपोनेंट क्या करता है, पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर n तक जाता है। तो जो सेकंड टर्म है उसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। एक्सपोनेंट ऑफ x इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू n। सेकंड टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो इंक्रीज करता है, 0 से शुरू होता है और n तक जाता है। फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट, फर्स्ट टर्म का जो एक्सपोनेंट है वो डिक्रीज करता है n से लेकर 0 तक। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखें, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखें। इफ 5a 4x is any term in expansion है जी a plus x पावर n, देन n आपने बताना है इंडेक्स कितना होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा या none of these होगा। सवाल ये है कि ये जो टर्म है ये कोई भी टर्म है, जब इसको एक्सपैंड करते हो ये वाली एक्सपेंशन को, ये पता नहीं कौन सी टर्म है, हमें नहीं पता, हमने बताना है n कितना होगा। तो क्या किसी टर्म से n निकाला जा सकता है? ऑफ कोर्स इट कैन बी कैलकुलेटेड। क्या मतलब, कैसे? देखिए टोटल पावर कितनी है 4 है, तो यहां पर दोनों पावर का सम भी 4 है, टोटल पावर 4 है, तो इन दोनों का सम क्या है 4 है, इन दोनों का सम क्या है 4 है, इन दोनों का सम क्या है 4 है, इन दोनों का सम क्या है 4 है। यहां पे देखें इन दोनों का सम 4 है, इन दोनों का सम 4 है, इन दोनों का सम 4 है, 3 है, टोटल पावर 3 है, सम 3 सम 3 सम 3। आई मीन जितनी पावर होती है ना टोटल, हर टर्म में दोनों का सम हमेशा उसके इक्वल होता है। इधर देखें इसकी पावर कितनी है 1 है, इसकी पावर कितनी है 4 है, तो दोनों का सम हमेशा n के इक्वल होगा, तो बीटा आंसर। हर टर्म में तो दोनों एक्सपोनेंट बनते हैं x का और a का, उन दोनों का सम हमेशा किसके इक्वल होता है n के। ये बात भी लिख लें, सम ऑफ exponents in each term is equal to n, इंडेक्स के बराबर होता है। हर टर्म में जो एक्सपोनेंट का सम है वो किसके इक्वल होता है, इंडेक्स n के इक्वल। अगली बात देखिए, आपने 4 पावर को एक्सपैंड किया, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या निकला 1, लास्ट का कोएफिशिएंट भी क्या है 1 है, सेकंड का कोएफिशिएंट कौन सा है 4 है, सेकंड लास्ट का कोएफिशिएंट क्या है 4 है।
3 पावर को एक्सपेंड किया, फर्स्ट का कॉफिशिएंट 1 तो लास्ट का कॉफिशिएंट भी 1, थर्ड का कॉफिशिएंट सेकंड टर्म का कॉफिशिएंट 3 है तो सेकंड लास्ट का भी 3 है। तो याद रखिएगा कॉफिशिएंट जो होते हैं ना फर्स्ट और लास्ट टर्म के वो इक्वल होते हैं, ठीक है। कॉफिशिएंट्स ऑफ बिगिनिंग एंड एंडिंग आर सेम। जब भी बायनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड किया जाता है, जो बिगिनिंग वाले कॉफिशिएंट हैं और जो एंडिंग वाले कॉफिशिएंट्स हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है जी। अगली बात करते हैं, मैं ये मिटा रहा हूं, आपने याद कर लिया बिगिनिंग और एंडिंग के कॉफिशिएंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगली बात सुने, ये जो 1 2 3 अप टू सोन n तक ये जो कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं इन्हें बायनोमियल कॉफिशिएंट्स कहते हैं। जो NC0 NC1 NC2 अप टू सोन कहां तक, NCN तक, इन्हें कहा जाता है आर कॉल्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ठीक हो गया जी, ये सारे जो कोएफिशिएंट्स हैं इन्हें क्या कहा जाता है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। अब यहां पे एक चीज याद कर लें, जो सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 ये किसके इक्वल होता है, जितने भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं उनका जो सम है वो 2 पावर n के इक्वल होता है। इन सबको जमा कर दे, हमेशा आंसर किसके इक्वल होता है, 2 पावर n के। क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ 2 माइनस x पावर 6 इज, इसके बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम बताना। ऑप्शन है जी 64, 32, 128 या 1। क्या होगा इसके बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम, मैंने बताया बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम क्या होता है, 2 पावर n, n इंडेक्स है, इंडेक्स कितना है 6 है, 2 पावर 6 आ जाएगा इसका आंसर। 2 पावर 6 किसके इक्वल होता है, अल्फा आंसर के इक्वल होता है। तो अगर आपने सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट बताना है तो 2 पावर n इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, द सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ x माइनस y पावर 10 पावर 7, पावर 7 है, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स बताना। ऑप्शन है जी 2 पावर 64, यही ऑप्शन है 128, 32 या 1। जी क्या आंसर होगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने पूछा हुआ बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम बताओ, इसमें मैंने पूछा हुआ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम बताओ। इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कौन से होते हैं, अभी मैंने आपको जो सम बताया है ये टोटल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम है। अभी जो मैंने सम बताया है ये किसका सम है, टोटल बाइनोमियल। इवन कौन से होते हैं, अगर आपसे पूछा हो सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, अगर आपसे पूछा सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट वो किसके इक्वल होगा, NC0 NC2 ये इवन प्लेस्ड कोएफिशिएंट्स है, NC4 प्लस अप टू सो ऑन NCN। जो इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम होता है वो 2 पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, अगर इसमें से मैं सिर्फ इवन चूज करता हूं तो किसके इक्वल सम होगा, 2 पावर n माइनस 1 के इक्वल। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 पावर 7 माइनस 1।
2 पावर 6, तो इसका आंसर भी अल्फा ही होना है। तो याद रखिएगा सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है 2 पावर n। अगर इवन का सम पूछा हो तो क्या होता है 2 पावर n -1। अगर ओड का सम पूछा हो, सम ऑफ ओड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, अगर आपसे सम ऑफ ओड बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तो वो भी यही होता है, इक्वल होता है NC1 NC3 NC5 प्लस अप टू सो ऑन n इंटू n -1। तो ये इसका सम भी क्या होता है 2 पावर n -1 होता है। तो याद रखिएगा टोटल बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम 2 पावर n होता है, इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम 2 पावर n -1 होता है, और ओड का भी सेम होता है। क्लियर होगी बात ये वाली, यहां तक नोट कर लें आप। अगला क्वेश्चन करते हैं जी। हाँ जी, अब हमने बताया सम कोएफिशिएंट्स ऑफ x माइनस 2y प्लस ओवर 100, 2 पावर 100, 2 पावर 99, 2 पावर 98। अब आंसर दें क्या होगा जी। जी सोचा होगा आपने आंसर, जस्ट फील लाइक के आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और आई कैन फील यू, आई कैन सेंस यू। मुझे पता आपकी फीलिंग्स क्या कह रही है, आपकी फीलिंग्स तो बिल्कुल यही आंसर कह रही है कि यही आंसर है, क्योंकि सर ने बताया सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 पावर n कर दें। भाई बिल्कुल मैंने ये बताया, लेकिन ये देखें इसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम नहीं पूछा होगा, कोएफिशिएंट का सम पूछा होगा, इसका ये आंसर नहीं होगा, इसका डेल्टा आंसर होगा। पहले क्वेश्चन में पूछा बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 पावर n, दूसरे क्वेश्चन में पूछा इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तीसरे क्वेश्चन में जाके आपकी फीलिंग्स ही हर्ट हो गई हैं। कैसे फीलिंग्स हर्ट हुई है? क्योंकि मैंने आपसे कोएफिशिएंट का सम पूछा हुआ है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम पूछा नहीं हुआ। इसका मेथड क्या होता है, इसका शॉर्टकट देखें। इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 प्लस, इसका कोएफिशिएंट क्या है -2, इसकी पावर टोटल कर दो तो -1 पावर 100, तो इसका आंसर क्या आएगा डेल्टा। तो याद रखिएगा अगर खाली कोएफिशिएंट सम पूछा हुआ है ना, तो आपने इसके कोएफिशिएंट को ऐड करके पावर 100 ले लेनी है। क्लियर है? तो आपने क्या करना है, इसके कोएफिशिएंट और इसके कोएफिशिएंट दोनों को ऐड करके पावर 100 लेनी है। गॉट इट? तो याद रखिएगा अगर आपने कोएफिशिएंट का सम बताना है तो क्या करना है, इसका कोएफिशिएंट इसका कोएफिशिएंट दोनों को करना है ऐड, और फिर पावर 100 आपने करनी है। क्लियर है? नोट कर लें जी यहां तक, जल्दी से शाबाश नोट कर। देखिए जी आगे चलते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं जनरल टर्म का फार्मूला। जनरल टर्म इन एक्सपेंशन a प्लस एक्स पावर n। जब आप इसको एक्सपैंड करते हो जनरल टर्म का फार्मूला, याद रखिएगा ये क्वेश्चन मस्ट आना है, सबसे ज्यादा चांसेस ऐसी क्वेश्चन के आने के, ठीक है, यूईटी के टेस्ट में। आपने बुक में से जो एक्सरसाइज है 8.2 उसके क्वेश्चन नंबर घर में बैठ के क्वेश्चन नंबर 4 to 8 जरूर प्रैक्टिस करने हैं। आई एम श्योर कि क्वेश्चन इसी में से आएगा, जरूर आपने प्रैक्टिस करने हैं, जरूर प्रैक्टिस करने हैं, सारे फार्मूला से रिलेटेड है। जनरल टर्म का फार्मूला क्या होता है, TR+1 इक्वल टू n कॉम्बिनेशन R। फर्स्ट टर्म की पावर इन दोनों को माइनस करके लेनी है और सेकंड टर्म की पावर R लेनी है। ये बड़ा आसान सा फार्मूला है। n कॉम्बिनेशन R गिवन होगा, बताता हूं R क्या होगा, ठीक है, और फर्स्ट टर्म की पावर दोनों को माइनस करके लेनी है और सेकंड टर्म की पावर ये वाला नंबर लेनी है। क्लियर है? दोबारा से सुन लो, आपने करना क्या है कि n का कॉम्बिनेशन किसके साथ लेना है, R के साथ। R बताता हूं क्या है, फिर फर्स्ट टर्म की पावर दोनों को माइनस करके लेनी है, फिर सेकंड टर्म की पावर R लेनी है। इससे रिलेटेड प्यास के टेस्ट में 2 बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, एक दफा 2015 में, एक दफा 2018 में, 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ से। द नाइन्थ टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ जी क्या होगी, क्या था क्वेश्चन, 1/x माइनस y/2 पावर 1/x माइनस y/2 पावर 11 इज।
9th टर्म बतानी थी इसकी एक्सपेंशन में। ऑप्शन थी 1/256 y पावर 8 x, बीटा ऑप्शन थी y पावर 7 256 x पावर 3, सी ऑप्शन थी y पावर 8 ओवर 252 x पावर 3, डेल्टा आंसर से नन ऑफ दीस। 9th टर्म बतानी है आपने एक्सपेंशन में, तो बड़ा आसान काम है। देखो फार्मूला लगा देना, जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले अपने फार्मूला लगाना है। क्या फार्मूला है? TR+1 जी। पावर कितनी है? 11। कॉम्बिनेशन किसके साथ लेना है? R के साथ। फर्स्ट टर्म क्या है? 1/x। पावर क्या लेनी है आपने? 11 माइनस R। सेकेंड टर्म क्या है? -y/2। पावर क्या लेनी है आपने? R। ठीक है जी, बस फार्मूला लगा देना, बाकी चीजें बाद में बताता हूं। दोबारा से सुन लो, करना क्या है? 11 का कॉम्बिनेशन किसके साथ लिया आपने? R के साथ। फर्स्ट टर्म ये वाली है, इसकी पावर क्या ली? 11 माइनस R, दोनों को माइनस करके। जो सेकंड टर्म है उसकी पावर क्या ली? R। R क्या है बताता हूं। अब देखिए कौन सी टर्म मालूम करनी है? 9th टर्म के लिए R की वैल्यू 8 होगी, R एक कम रखना है आपने। अगर 10th टर्म मालूम करनी होगी तो R की वैल्यू 9 रखनी है। जो भी टर्म मालूम करनी है R उससे एक कम होना चाहिए। देखिए R की वैल्यू 8 क्यों ली? क्योंकि 9th टर्म मालूम करनी है। तो सिंपल सी बात है, इसमें R की वैल्यू 8 पुट करके इसको सॉल्व कर लें। 11 कॉम्बिनेशन 8, 1/x पावर क्या बनेगा? 3, और क्या बनेगा? y/2 माइनस इसकी पावर क्या लेंगे? 8। तो बताएं क्या आंसर बनता है? अब 11 कॉम्बिनेशन 8 को आप सॉल्व कर लें। कैसे सॉल्व करने? मुश्किल नहीं सॉल्व करना। 11 फैक्टोरियल, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। 11 माइनस 8 का फैक्टोरियल इंटू 8 का फैक्टोरियल, ये बनेगा 1/x पावर 3। तो क्या बनेगा? y पावर 8 ओवर क्या बनेगा? 256। ठीक है, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं बनती इसकी, नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर। क्यों ऑप्शन नहीं बनती? क्योंकि देखिए y पावर 8 x पावर 3 के साथ 252 है या 256 है, जबकि अभी इसमें मल्टीप्लाई भी होना, तो आंसर इससे ज्यादा ही आना है। तो आप इसको पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता आगे सॉल्व करना मसला नहीं है। इसको क्या लिखेंगे? 11 10 9 8 फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या बनेगा? y पावर 8 x पावर 3, और यहां पे क्या बनेगा आपका? 256 ही रहेगा। तो इसको सॉल्व कर ले, इसका नन ऑफ दीज आंसर बनता है। तो याद रखिएगा, कोई भी टर्म मालूम करनी, R की वैल्यू एक कम रखनी है। तो ये इस फार्मूले का यूजेज है। ठीक हो गया। एक और क्वेश्चन करवाता हूं मैं इससे रिलेटेड। देखें, द फोर्थ टर्म इन एक्सपेंशन, मैं एंड पे जाके इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, वैसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस वाई पावर 6 इज, ठीक है, फोर्थ टर्म बतानी है। ऑप्शन है जी 35 x क्यूब y3, बीटा ऑप्शन है 35 माइनस एक्स क्यूब y3, सी ऑप्शन है 20 x क्यूब y3, डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। कितनी भी टर्म बतानी है जी? फोर्थ। तो मैंने कहा यही फार्मूला यूज होगा जो मैंने लिखा है। ठीक है, कैसे यूज होगा मैंने बताया। सबसे पहले क्या करना है आपने? 6 टोटल पावर है, 6 का कॉम्बिनेशन ले लिया R के साथ। फर्स्ट टर्म की पावर ले ली 6 माइनस R, सेकेंड टर्म की पावर ले ली R। अब आप लोग बताएं ये कि हम R की वैल्यू कितनी लेंगे? फोर्थ टर्म है ना, तो R की वैल्यू 3 लेंगे। फोर टर्म होगा तो R की वैल्यू एक कम करेंगे, 6 कॉम्बिनेशन 3 x पावर 3 माइनस y पावर 3। बस 6 कॉम्बिनेशन 3 को सॉल्व कर लें। कैसे सॉल्व करेंगे? 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब। इसको सॉल्व कर लें। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा और ये 3 फैक्टोरियल 6 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा? सी आंसर होगा -20x³ इसका आंसर होगा। ठीक हो गया जी। तो ये फार्मूला यूज करना आ गया आप लोगों को। जस्ट आपने आर की वैल्यू चूज करनी है। कैसे चूज करनी? 9th टर्म गिवन है तो आर की वैल्यू 8, 4th टर्म गिवन है तो आर की वैल्यू 3, 3rd टर्म गिवन है तो आर की वैल्यू 1 कम 2। अब नेक्स्ट टाइप, इससे नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखिए कि इससे मुश्किल क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। देखो मेरी बात सुनो, इसमें आर की वैल्यू गिवन थी, 9th टर्म का मतलब है आर की वैल्यू 8, इसमें आर की वैल्यू गिवन है, 4th टर्म का मतलब है आर की वैल्यू 3। लेकिन अगर आर की वैल्यू गिवन ना हो, क्वेश्चन ऐसे आ जाए, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन एक्सपेंशन x प्लस 1/x⁻6 इज, वो टर्म बतानी है जो जिसमें x है ही नहीं, फ्री फ्रॉम x बतानी। अब इसका शॉर्टकट देखिए। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि वो टर्म बताएं जो फ्री फ्रॉम x है, तो वंस अगेन आपने फार्मूला लगाना है। सबसे पहले क्या करना है? फार्मूला लगाना है। कोई भी क्वेश्चन आएगा आपने फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या है? TR+1 n कॉम्बिनेशन r, फर्स्ट टर्म की पावर 6 माइनस r और सेकंड टर्म की पावर क्या लेनी है आपने? r। अब सवाल ये कि इसमें r कैसे निकालेंगे? हमें क्या पता कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है कि नहीं है। पिछले में तो गिवन था कि 9 टर्म मालूम करें, इसमें गिवन था कि 4 टर्म मालूम करें, इसमें गिवन नहीं है। तो यहां पर मैं r निकालने का आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, एक स्टेप में r आ जाएगा। क्या करेंगे आप? देखें, इसकी पावर क्या है? 1 है, इसकी पावर भी क्या है? 1 है। ध्यान से समझना है आपने, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है आपने, इन दोनों को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई करना है। शॉर्टकट बता रहा हूं r निकालने का। तो आंसर आ जाएगा 6। क्या आंसर आ जाएगा? 6। फिर आपने इन दोनों की पावर्स को कर देना जमा, तो 1 और 1 को ऐड करें तो 2 आंसर बनेगा ना। 1 और 1 को ऐड करें क्या बनेगा? 2, 2 इसमें से माइनस करते जाओ, 4 2 0। बस यहां तक रोक ले। दोबारा से सुनो, आपने क्या करना है? इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 1 पहले की पावर को और इस 6 को, 6 आंसर आ जाएगा। 1 और 1 को ऐड करना है तो क्या आंसर आएगा? 2। तो 2 इस 6 में से माइनस करते जाओ। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब ये है, ये हर टर्म में x की पावर्स बनती है जी। इसका मतलब पहली टर्म में x की पावर 6 बनती है, दूसरी में x की पावर 4 बनती है, तीसरी में x की पावर क्या बनती है? 2, और चौथी टर्म में x की पावर क्या बन रही है? 0 बन रही है। इसका मतलब है ये कौन सी टर्म बनी? 4th टर्म बनी है ना। तो 4th टर्म का मतलब है r की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। 4th टर्म का मतलब है r की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। क्लियर होगी बात ये वाली? दोबारा शॉर्टकट समझ लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, 6 बनेगा, इसको ऐड करना दोनों की पावर्स को, क्या आंसर आएगा? 2। इसमें से माइनस करते जाना है। अगर आपसे पूछा x पावर 2 वाली टर्म बताओ तो ये बनेगी। अगर पूछा x पावर 4 वाली टर्म बताओ, ये बनेगी। पूछा हुआ था जिसमें x है ही नहीं, तो बताएं क्या होगा? x की पावर 0 वाली टर्म 4th बनती है, तो r की वैल्यू 3 पुट करके इसे सॉल्व कर लें। 6 कॉम्बिनेशन 3 x पावर 3 1/x⁻3, r3 आ गया। ये 20 होगा, ये से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बनती है? अल्फा। क्लियर है इस फार्मूले को ऐसे कैसे यूज करना है? उसके बाद में इस फार्मूले का, अगर आपको कुछ भी नहीं ना आता, पूरा बायनोमियल थ्योरम भी नहीं आता, फिर भी आप इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, उस शॉर्टकट को यूज करते हुए आप हर एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, चाहे जितना मर्जी लेंथी क्वेश्चन आ जाए, जितना मर्जी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए। ट्रिक देखेंगे, बायनोमियल थ्योरम का ट्रिक। अगर आपको बायनोमियल थ्योरम नहीं आता, अगर आपको चैप्टर ही नहीं आता, अगर आपको फार्मूला नहीं आता, क्वेश्चन कोई भी आप सॉल्व करना चाहते हो, दैट इज नॉट अ इशू। देखें कैसे। फॉर एग्जाम्पल इसकी x की पावर 6 एक्सपैंड करनी है। आपको पता है क्या करते हैं हम? ये तो पता है ना कि जब इसको एक्सपैंड करते हैं सबसे पहले पहली टर्म की पावर 6 लिखते हो, फिर क्या करते हो? a की पावर क्या बन जाती है? 5, x की पावर, ये तो याद है ना, पहले ये लिख लें आप।
a की पावर 4 x की पावर 2, अगली टर्म क्या होगी a की पावर 3 x की पावर 3, अगली टर्म क्या होगी a की पावर 2 x की पावर 4, अगली टर्म क्या होगी x पावर 6। किसी भी एक्सपेंशन को एक्सपैंड करना तो ये मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट टर्म की पहले पावर 6 ली, फिर 5 4 एक कम करते जाना, और सेकंड टर्म की पावर पहले 0 1 2 3 एक बढ़ाते जाना। ये मैंने सिखा दिया। मसला कोफिशिएंट्स का होता है, कोफिशिएंट्स कैसे लगाने हैं। तो कोफिशिएंट्स लगाने का मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ये तो लिखना आता है आप लोगों को कि फर्स्ट टर्म की पावर पहले 5 6 5 एक एक कम करते जाना, सेकंड टर्म की पावर बढ़ाते जाना। कोफिशिएंट लगाने का शॉर्टकट देखिए, पहली टर्म की जो पावर है वही दूसरी टर्म का कोफिशिएंट होता है। समझ आ गई बात? जो पहली टर्म की पावर है वो दूसरी को कोफिशिएंट है। उसके बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना पहली पावर के साथ। बताएं क्या आंसर आ जाएगा? 30। क्या आंसर आएगा? 30। कितनी टर्म है ये? 2 से आप इसे डिवाइड कर देना है। क्या आंसर आएगा? 15। वो अगली टर्म का कोएफिशिएंट होगा। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करवाना है इन दोनों को। बताएं क्या आंसर आ जाएगा? 60 आएगा। 15 और 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। और ये कौन सी टर्म है? खुद तीसरी टर्म है। जितनी भी टर्म है उससे डिवाइड कर देना है, तो आ जाएगा 20 नेक्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट। उसके बाद आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है। बताएं 60 आंसर आएगा। ये कौन सी टर्म है? फोर्थ। तो आपने इसे किससे डिवाइड कर देना है? 4 से। तो बताएं क्या आएगा आंसर? 15 अगली टर्म का कोएफिशिएंट होगा। क्लियर है? इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, 30 आंसर आएगा। ये कौन सी टर्म है? पांचवी। तो 5 जितनी भी टर्म है उससे डिवाइड करना है, तो अगली टर्म का कोएफिशिएंट होता है, एक्सपेंशन हो गई। अगर आपसे पूछा हो 4 टर्म बताओ तो ये 4 टर्म है। अगर आपसे पूछा वो टर्म बताओ जिसमें a की पावर 4 बनती तो ये आंसर है। अगर आपसे पूछा वो टर्म बताओ जिसमें कोएफिशिएंट 20 बनता तो ये आंसर है। क्लियर है बात? तो ये शॉर्टकट यूज करके आप बायनोमियल थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला शॉर्टकट यूज करके आप बायनोमियल थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर होगी बात ये वाली? इससे रिलेटेड यूईटी के टेस्ट में क्वेश्चन आया वो मैं करवाता हूं जी। ट्रिक समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है। फर्स्ट टर्म की पावर इसका कोएफिशिएंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड, अगला कोएफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है जी। अब इस कोएफिशिएंट इसको अप्लाई करते हैं इस ट्रिक को। देखिए इससे रिलेटेड यूईटी के टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आया हुआ था। वो ये था, द एक्सपेंशन इफ a इक्वल टू 1 माइनस 2x पावर 4 देन a इक्वल टू व्हाट। इसको एक्सपैंड करना था, ये नहीं कि सिंपल सी बात है। तो क्यों ना इसको हम शॉर्टकट लगा के अप्लाई करें। शॉर्टकट लगा के इसको एक्सपैंड करते हैं ना। बताओ कैसे एक्सपैंड करेंगे इसको? अभी मैंने शॉर्टकट बताया, 1 माइनस 2x पावर 4 जी। क्या शॉर्टकट है? सबसे पहले फर्स्ट टर्म की पावर 4 लिखनी है, प्लस फर्स्ट टर्म की पावर 3 कर देनी है, सेकंड की पावर क्या कर देनी है? 1। फिर फर्स्ट टर्म की पावर 2 कर देनी है, सेकंड की पावर बढ़ाते जाना है, 2 कर देनी है। फिर फर्स्ट टर्म की पावर 1 कर देनी है और सेकंड टर्म की पावर क्या कर देनी है? 3। और फिर लास्ट पे जाके फर्स्ट टर्म की पावर क्या कर देनी है? 4। ठीक है, ये तो लग गए, ये तो पता ही। कोएफिशिएंट लगाना है। जो पहली टर्म का कोएफिशिएंट है, पावर है, वो सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट होगा 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दे, क्या आंसर आएगा? 12। सोचे किससे डिवाइड करना है? सेकंड टर्म है तो 2 से डिवाइड करना है, अगली टर्म का कोएफिशिएंट होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 12 आंसर आएगा। किससे डिवाइड करेंगे? तीसरी टर्म है तो 3 से, अगली का कोएफिशिएंट 4 होगा, एक्सपेंशन होगी। बस हो गया एक्सपेंड, यही आंसर। क्लियर है बात ये वाली? आप लिख रहे इसको सॉल्व करके, क्या आंसर आ जाएगा? 1 माइनस 8x माइनस माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा 424 x स्क्वायर माइनस ये क्या बनेगा जी? 2 पावर 8 32 x क्यूब प्लस 16 x पावर 4। तो ये एक्सपेंशन हो गई है जी। ये आंसर है जी ए का, जो एक्सपेंशन आपसे पूछी हुई थी। ये यूईटी के टेस्ट में 2016 में आया क्वेश्चन ये वाला। क्लियर है? ये था जी बायनोमियल थ्योरम, जो हमने इसको डिटेल से पढ़े, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है।
कुछ भी ना आए, शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया। अगर आपसे पूछा वो टर्म बताएं जिसमें x की पावर 3 बनती है, तो शॉर्टकट यूज करके आप बता सकते हैं ना x की पावर 3 किसमें बनती है। तो दैट इज वेरी वेरी सिंपल शॉर्टकट। तो इससे आप हर क्वेश्चन बायनोमियल थ्योरम का कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर इस चैप्टर के, ये नोट कर लें आप। ले जी, लास्ट टॉपिक है। अभी बायनोमियल थ्योरम पढ़ा है आपने, अब बायनोमियल थ्योरम का एक और केस भी पढ़ने लगे। ये भी बायनोमियल थ्योरम ही है, लेकिन उसका सेकंड केस है। ये बायनोमियल थ्योरम हम तब यूज करेंगे व्हेन n इज नेगेटिव और फ्रैक्शन। याद रखिएगा, वो जो बायनोमियल थ्योरम पढ़ा है वो हम तब यूज करते हैं जब n पॉजिटिव इंटीजर हो। ये हम तब यूज करेंगे जब नेगेटिव n हो या फ्रैक्शन में हो। ये यूज करने के लिए पहली कंडीशन ये है कि फर्स्ट टर्म का 1 होना जरूरी है। फर्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए? 1। अब इसमें जो n इंडेक्स है वो नेगेटिव होगा या फ्रैक्शन में होगा, समझ ले, बड़ा आसान है। सबसे पहले 1 आएगा, फिर पावर आएगी, फिर सेकंड टर्म आएगी, प्लस, फिर पावर आएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, सेकंड टर्म का स्क्वायर आएगा, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, प्लस पावर आएगी, पावर में से एक कम करेंगे, पावर में से एक और कम करेंगे, पावर 3 आएगी और किससे डिवाइड करेंगे? 3 के फैक्टोरियल से, प्लस अप टू सो ऑन। ये एक इनफाइनाइट सीरीज बनेगी। ठीक है, ये कौन सी सीरीज बनेगी? इनफाइनाइट। ठीक हो गया जी, ये एक इनफाइनाइट सीरीज बनेगी। ये जो सारी सीरीज बन रही है इनफाइनाइट सीरीज होती है, इसको बायनोमियल सीरीज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बायनोमियल सीरीज। और याद रखिएगा, बायनोमियल सीरीज एक इनफाइनाइट सीरीज होती है और ये तब कन्वर्जन होती है, ये हमेशा कन्वर्जन नहीं होती। इसकी कन्वर्जेंस भी याद रख लें। कन्वर्जेंट इफ अगर सेकंड टर्म का मोड फर्स्ट से लेस होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बायनोमियल सीरीज कब कन्वर्जेंट होती है? जब सेकंड टर्म का मोड फर्स्ट से लेस होगा। इसे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बायनोमियल सीरीज कहते हैं। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, इसे कहते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ये बायनोमियल सीरीज का इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है। ठीक है, और ये कब वैलिड है बायनोमियल सीरीज? अगर सेकंड टर्म का मोड जो है वो किससे लेस होगा? फर्स्ट के। ठीक है, और ये जो चीज है 1 प्लस एक्स पावर n, ये सम होता है बायनोमियल सीरीज का, सम ऑफ बायनोमियल सीरीज। दोबारा सुन लो, ये जो पूरी सीरीज बनती है इसको बायनोमियल सीरीज कहते हैं। ये इनफाइनाइट होती है, ये कन्वर्जेंट तब होती है जब सेकंड का मोड फर्स्ट से लेस हो, और ये जो लेफ्ट साइड पे चीज बनती है इसे बायनोमियल सीरीज का सम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बायनोमियल सीरीज का सम है बायनोमियल सीरीज का। क्वेश्चन इसमें से कैसे आ सकता है? नंबर 1, नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन 1 ओवर x माइनस 1 r। जी, एक टर्म होगी इसकी एक्सपेंशन में, 2 टर्म होंगी, इनफाइनाइट टर्म होंगी, या कोई होगी नहीं, पता ही नहीं है। तो देखें, x माइनस 1 पावर माइनस 1 करें, पावर नेगेटिव है। जब भी पावर नेगेटिव होगी तो वो बायनोमियल सीरीज बनेगी, और बायनोमियल सीरीज में हमेशा इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। बायनोमियल सीरीज में हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी? इनफाइनाइट होगी। तो इसका आंसर इनफाइनाइट है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, मैं ये मिटा रहा हूं, अब इसे नोट कर लिया। वो नेक्स्ट प्रोबेबल क्वेश्चन क्या है? याद रखिएगा, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है, वो ये है, द एक्सपेंशन एट माइनस 2x माइनस 2/3 इज वैलिड इफ। ये कब वैलिड होगी? ऑप्शन नंबर 1, -1/4 x लेस देन x लेस देन 1/4। बीटा ऑप्शन है जी,
-4 लेस देन x लेस देन 4। सी ऑप्शन है -2 लेस देन x लेस देन 2। डेल्टा ऑप्शन है जी नन ऑफ दीज। ये कब वैलिड होगी? तो अभी मैंने बताया बायनोमियल सीरीज कब वैलिड होती है, जब सेकंड टर्म का मोड फर्स्ट से लेस हो। सेकंड टर्म कौन सी है? 2x का मोड किससे लेस होगा? 8 से। सेकंड टर्म का मोड किससे लेस होगा? फर्स्ट से। जी क्या होगा? इसको x मोड लेस देन 4 लिखा जा सकता है, 2 उधर जगह डिवाइड हो जाएगा। और मैंने बताया अगर मोड लेस हो तो इसे माइनस और प्लस के दरमियान में लिख सकते हैं। अगर मोड किसी भी चीज से लेस हो तो उसे उसके माइनस और प्लस के दरमियान में लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? -4 to 4। तो ये आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपने इसकी वैलिडिटी बतानी है। तो अब इसकी वैलिडिटी समझ आई कैसे बताना है? सेकेंड टर्म का मोड जो है वो फर्स्ट से क्या होगा? लेस होगा। क्लियर है? उसके बाद एक और प्रोबेबल क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें से एक्सपेंशन वाला क्वेश्चन आ सकता है। कोई भी आपके पास सीरीज दी हुई है, उसकी पावर -1 है, आपने इसको एक्सपेंड करना है, तो आपको एक्सपेंड करना आना चाहिए। कैसे एक्सपेंड करेंगे? 1 फिर प्लस आएगा, फिर पावर आएगी, फिर सेकंड टर्म आएगी, ऐसे ही है ना? फिर क्या होगा? देखिए सबसे पहले क्या होगा कि एक्सपेंशन करनी, 1 आएगा प्लस पावर आएगी, सेकंड टर्म आएगी प्लस पावर आएगी, पावर में से एक माइनस करोगे, सेकंड टर्म का स्क्वायर आएगा, और इसको आप किससे डिवाइड करोगे? 2 फैक्टोरियल से। ठीक है। उसके बाद देखिए फिर पावर आएगी, पावर में से एक माइनस करोगे, पावर में से एक और माइनस करोगे, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और सेकंड टर्म जो भी है उसकी पावर क्या आ जाएगी? 3 प्लस अप टू सो ऑन। तो आप किसी भी चीज को एक्सपैंड कर सकते हैं इस तरह से, अगर पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन में, वो आपने कर लिया। ठीक है, ये मिटा दो। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें से क्या आ सकता है? देखिए 2 माइनस एक्स पावर -2। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, द सेकंड टर्म इन एक्सपेंशन 2 माइनस एक्स पावर -2। अगर पावर पॉजिटिव हो तो बायनोमियल थ्योरम लगेगा जो मैंने बताया, लेकिन अब इसमें पावर है नेगेटिव, फिर क्या करेंगे? फिर कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा? नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव एक्स, 1/2x, आई मीन x/2, डेल्टा आंसर है जी नन ऑफ दिस। ठीक है, कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन? देखो ना जी, करें जरा एक दफा आप सॉल्व करने की कोशिश करें। हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? पहली टर्म 1 होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसकी पहली टर्म को 1 बनाओगे आप। कैसे बनेगी पहली टर्म? 2 कॉमन लेंगे आप इसमें से। याद रखिएगा बायनोमियल सीरीज तब तक नहीं लग सकती जब तक पहली टर्म 1 नहीं होगी। पहली टर्म 1 नहीं होगी तो 2 कॉमन लेंगे, साथ पावर भी कॉमन आ जाएगी, 2 इसमें से बाहर निकल गया, इससे डिवाइड होगा। 2 कॉमन लिया तो बताएं क्या बनेगा? 1/4। अब इसके ऊपर बायनोमियल सीरीज लग सकती है। अब लगाएं आप, क्या बनेगा? पहली टर्म आएगी, फिर पावर आएगी, फिर क्या आएगी? सेकंड टर्म आएगी। बस इतना ही लिखना है। क्यों इतना लिखना है? इससे आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको अगली टर्म नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ सेकंड टर्म चाहिए। अब सेकंड टर्म क्या बनेगी? ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 मल्टीप्लाई भी होगा, 1/4 प्लस 1/4 माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। तो क्या आंसर बनेगा इसका? सेकंड टर्म बतानी है तो क्या बनेगी? 1/4x। तो क्या आंसर बनेगा एक्चुअली इसका? 1/4x। तो डेल्टा आंसर। भाई समझ आ गई? अगर सेकंड टर्म निकालनी है तो पहले फर्स्ट टर्म 1 बनाना जरूरी है। तो आपने 2 कॉमन लिया, ये नीचे आके 1/4 हो जाएगा। फिर आपने फार्मूला लगाया, पहली टर्म आई है, फिर पावर आई है, फिर सेकंड टर्म आई है। सेकंड टर्म ये वाली बनती, खाली x, 2 से कैंसिल हो जाएगा। x 1/4 से मल्टीप्लाई होगा तो सेकंड टर्म आएगी। तो एक ये इसमें से पॉसिबल क्वेश्चन है। इसके अलावा इसमें से और कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि सीधा सीधा फार्मूला, जो टर्म बतानी हो, थर्ड टर्म पूछी हो तो आप यूं बता सकते हैं, फोर्थ टर्म पूछी हो तो यूं बता सकते हैं। आई होप आपको चैप्टर नंबर 8 आ गया। देखिए ये वो चैप्टर था जो शायद आपने एफएससी में इसी तरह से पढ़ा नहीं हुआ,
और आपको शायद बिल्कुल भी नहीं आता था। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको चैप्टर 8 आ गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं जी ट्रिग्नोमेट्री के साथ। ट्रिग्नोमेट्री इंशाल्लाह ताला 2 लेक्चर्स में आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसको भी हम बड़ा डिटेल से थॉरोली पढ़ेंगे। और यहां तक हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया। विश यू गुड लक। और इंशाल्लाह ताला मैंने आपको कल भी अनाउंसमेंट की थी कि 1 जून से हमारा टेस्ट सेशन भी स्टार्ट हो रहा है, उसमें भी आप फुली पार्टिसिपेट करेंगे। और चैप्टर 8 के हवाले से कोई भी क्यूरीज हो तो आप ऑनलाइन मैसेज में पूछ सकते हैं, ठीक है, जो आपके पोर्टल्स हैं उसमें मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, तो आपने मुझे जरूर बता देना, ठीक है। आई होप कि अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कि आपको चैप्टर 100% आ जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर काफी हद तक आ गया होगा, ठीक है जी। लेकिन जी इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती कल चैप्टर नंबर 9, 10, 12 के साथ। थैंक यू वेरी मच।